जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप लोगों के बीच में आपको आपके परिवार टॉपर्स आईक्यू पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले जीके जीएस की जो क्लासेज हुई थी उस पे आप लोगों ने अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया, जिस प्यार की वजह से हम आप लोगों के लिए एक अच्छी सीरीज का आज फिर से एक नई टेक सीरीज नंबर 4 लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको हम बता दें कि जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन रहे हैं अभी फ़िलहाल एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में या भी जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम अच्छी तरीके से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिएगा, आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें संविधान, इतिहास, भूगोल का एक समग्र विश्लेषण हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिएगा आज की ये मोटिवेशनल शायरी। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो, जीवन में जो एक बार फैसला कर लो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपने जो निश्चय कर लिया है कि हमें यही एग्ज़ाम देना है तो आप उसी एग्ज़ाम के लिए दृढ़ निश्चय होकर के तैयारी करिएगा। इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम आपकी आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन रहा। ये पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आप लोगों के बीच में लेके आया हुआ हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है? दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है? पहला ऑप्शन पहली अनुसूची, नेक्स्ट दूसरी अनुसूची, नेक्स्ट 10वीं अनुसूची और नेक्स्ट ऑप्शन है 5वीं अनुसूची। क्या? 5वीं अनुसूची। आपको बता दें कि हम आपको संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूची से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे अच्छी तरह से एनालिसिस करूँगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको बता दें, जब भारतीय संविधान बना था यानी 26 नवंबर 1949 को, क्या 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या हुआ था? ये पारित हुआ था। क्या? ये पारित हुआ था। उसके बाद हुआ क्या? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत के द्वारा अपनाया गया। क्या किया गया? अपनाया गया। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को ये मनाते हैं यहाँ पे रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। क्या भाइयों? गणतंत्र दिवस। आपको हम बताते चलें कि जो हमारी अनुसूची है, क्या अनुसूची है, जब स्टार्टिंग में संविधान बना हुआ था उस समय हमारे पास 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। क्या? 395 अनुच्छेद हुआ करते थे और उस समय 12 अनुसूचियां हुई। क्या? टोटल 12 अनुसूची। क्या? 12 अनुसूची हुई। ठीक है, पहले अनुसूची कितनी थी? 8। क्या? 8। बाद में कितनी अनुसूचियां ऐड की गई? 4। तो टोटल कितना हो गया? 12। ठीक है, उस समय आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कितने भाग थे तो आपको बताना है जब संविधान बना था तो उस समय भागों की संख्या 22 थी। ठीक है, आपको हम बताते हैं कि जो 12 अनुसूचियां हैं वो किस तरह से हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियों को हम यहाँ पर अच्छी तरह से लिखते हैं। पहली अनुसूची क्या कहती है? जो पहली अनुसूची है वो बताती है कि भारत को जो राज्य हैं उसके बारे में पहली अनुसूची में बताया गया। क्या? भारत और उसके राज्य। क्या? भारत के जो संघ हैं और उसके जो राज्य हैं उन सभी के बारे में पहली अनुसूची में विस्तृत वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है, क्या बताया गया है? वेतन और भत्ते। क्या? वेतन और भत्ते। क्या? वेतन और भत्ते। ठीक है, उसके बाद तीसरी अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची में शपथ। क्या? शपथ। शपथ मतलब जो मंत्रिपरिषद
विधानमंडल के लोग हैं उनके शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में चर्चा किया गया है। जो दूसरा यानी वेतन भत्ते जो हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति हो गए, क्या प्रेसिडेंट हो गए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्या पीएम यानी प्रधानमंत्री, जो उसके बाद विधानसभा के यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, क्या लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति हैं उन सभी के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। क्या राज्यसभा जो हो गया, इसके जो सभापति और उपसभापति हैं, सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया। इसका कहने का तात्पर्य है जो बड़े पद हैं, जो संविधान के बड़े पद हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश, महान्यायवादी, इन सभी के वेतन भत्तों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। जैसा कि आपको हम बता दें कि जो राष्ट्रपति का वेतन होता है, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कितना होता है, पेपर में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है, तो 5 लाख, क्या 5 लाख वेतन राष्ट्रपति का है। ठीक है, ये पेपर में पूछा गए हैं जो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। पूछ लेता है कि आखिर चौथी अनुसूची में क्या है, क्या चौथी अनुसूची में क्या है। आपको बताना है कि जो चौथी अनुसूची है ये बताती है कि जो राज्यसभा में, क्या राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये बताया गया है चौथी अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है कि राज्यों से राज्यसभा में कितने लोग उठ के जाएंगे या मनोनीत किए जाएंगे, ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। आपको बता दें जो हमारी पांचवी अनुसूची है, क्या जो पांचवी अनुसूची है, इसमें जो केंद्र और राज्य हैं, क्या केंद्र और राज्य, उसमें जो SC ST के प्रशासन होते हैं उसके बारे में बताया गया। क्या पांचवी अनुसूची में SC और ST के जनजाति क्षेत्र जो है, ST मतलब होता है शेड्यूल कास्ट मानी जनजाति जात, और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब यानी जनजाति, ये शेड्यूल ट्राइब है, ये शेड्यूल कास्ट है। इसके जो प्रशासन है इसके बारे में वर्णन जो किया गया है अनुसूची नंबर 5 में किया गया है। यानी जनजातियों के जब प्रशासन की बात आएगी तो आपको बताना है कि जो अनुसूची नंबर 5 है इसमें जाति, अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में बताया गया है। तो आपको बता दें जो अनुसूची नंबर 6 है, क्या अनुसूची नंबर 6 जो है इसमें पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं, पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं उसके बारे में वर्णन किया गया। जैसे पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं ATMM से इसको हम डिनोट करते हैं, यानी पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हो गए वो कौन कौन से हो गए, आपको बता दें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या A फॉर असम, क्या असम, और T से आपको लिखना है त्रिपुरा, क्या त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, और यम से क्या देते, एक यम से मणिपुर और एक यम से मिजोरम। क्या असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या मिजोरम। ठीक है, आपको बता दें कि जो भी ये यहाँ पे मणिपुर नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में क्या देता है, पूछता है कि जो ऑप्शन में ये देता है कि पूछता है कि जो 6वीं अनुसूची है इसमें जो राज्य हैं निम्नलिखित में कौन से राज्य नहीं है। आपको दे देगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तो आपको पता है, लेकिन इसमें ऑप्शन देता क्या है, पेपर वाला पूछता है कि यहाँ पर मणिपुर दे देता है। क्या मणिपुर, जो कि ये गलत होगा, क्या यही नहीं होगा। आपको ये विशेष ध्यान देना है कि ये वाला पेपर में पूछता है निम्नलिखित में 6वीं अनुसूची में कौन से पूर्वोत्तर राज्य हैं जिसका वर्णन नहीं किया गया है।
आपको बताना है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का वर्णन इसमें 6वीं अनुसूची में किया गया। आपको मणिपुर विशेष ध्यान रखना है, पेपर में यही पूछता है। और आपको बता दें कि जो 7वीं अनुसूची है, क्या 7वीं अनुसूची है, इसमें बताया गया है 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक्करण, क्या शक्तियों का बंटवारा, इसके बारे में बताया है। क्या बताया गया है? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का जो बंटवारा है वो किस तरीके से होगा, ये 7वीं अनुसूची में बताया गया है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बताए कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई शक्ति केंद्र सरकार के पास है तो राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार बिना मतलब का जो चीज़ उचित नहीं है उसको बना सकती। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए शक्तियों का बंटवारा यानी इसको बोलते हैं, इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। क्या 3 सूचियां हैं? पहली सूची क्या है? एक है राज्य सूची, एक है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। क्या राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। क्या समवर्ती सूची, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची। आपको बता दें जो राज्य सूची है, संघ सूची और समवर्ती सूची है, ठीक है। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची पूछता है कि इसमें स्टार्टिंग में कितने विषय थे। आपको बताना है कि राज्य सूची में स्टार्टिंग में 66 विषय थे, तो अब कितने बचे हैं? इसमें से 5 निकाल दीजिए यानी 61, ठीक है। पूछता है कि संघ सूची में स्टार्टिंग में कितने विषय थे, आपको बताना है कि 97। पूछेगा अब कितने हैं, आपको बताना है कि 100। क्या 100। पूछता है कि जो समवर्ती सूची है इसमें कितने विषय थे, तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग में जो संविधान बना हुआ था उस समय 52 जो है 47 से 52 पे आ गए। क्या 47, उस समय समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट थे 47 थे। क्या 47। अब कितने बचे हुए हैं देखिएगा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 5 माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 5 को घटा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 5 को ऐड किया, ऐसे याद रखिएगा। स्टार्टिंग में कितने सब्जेक्ट थे? 47। अब कितने बचे हैं? 52। इसमें 5 बढ़ गए समवर्ती सूची में, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आ गया, कर आ गया, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत। जैसे आपको बता दें कुछ चीजें, पुलिस हो गया, पुलिस, जल और जो पुलिस है, जल है, पर्यावरण है, ये चीजें राज्य सूची के अंतर्गत। संघ सूची के अंतर्गत जैसे रेल हो गया, अभी एक दिन आपको अच्छी तरीके से इसमें हम बताएंगे क्या क्या संघ सूची के अंतर्गत है, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है। जैसे रेल हो गया, रेल के साथ डाक हो गया, ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें समवर्ती सूची के अंतर्गत जैसे पेपर पूछता है, आपको बताना है इसके अंतर्गत, जैसे आपको भी पता होगा जीएसटी किसमें है? समवर्ती सूची, यानी जिस भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें कानून बना सके उसको बोलते हैं क्या? समवर्ती सूची। लेकिन इसमें होता क्या है, कभी कभी किसी मुद्दे पर जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा भारी पड़ जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा महत्व केंद्र सरकार का होता है, ठीक है, कम महत्व इसमें राज्य सरकार का होता है। लेकिन बिना दोनों के सहमति से ये कानून नहीं बन पाता है, ठीक है। आइए बताते हैं आपको 8वीं अनुसूची। क्या 8वीं अनुसूची, इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया। क्या भाषाओं का? आपको एक दिन पिछली क्लास में हम बताए थे कि जब स्टार्टिंग में संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी? उस समय 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। उसके बाद 8 भाषा को और ऐड किया गया। क्या 8 भाषा को और ऐड किया है। कुल मिला के अब संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। क्या 22 भाषाएं हैं। 14 भाषाओं में आपको पता है ये पुरानी है, संविधान जब बना था उसी समय की भाषाएं। 8 भाषाओं के बारे में हम यहाँ पे वर्णन करते हैं। पहली भाषा जोड़ी गई है 21वें संविधान संशोधन से। क्या 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब हुआ था? 1967। इसमें जोड़ा गया सिंधी जो भाषा थी उसे जोड़ा गया। देखिएगा ये चीज़ें हम आपको पिछली क्लास में बता दी है, लेकिन यहाँ पे हम सोच रहे हैं आपका यहाँ पे तैयारी भी हो जाए, आपको अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर फिर से इसका एक बार नोटेशन कर रहे हैं। दूसरा क्या है? 21वें के बाद 71वां संविधान संशोधन। क्या 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुआ था 1992 में। इसमें क्या जोड़ा गया था? 3 भाषा यानी नमक जोड़ा गया था। क्या नमक जोड़ा गया था? न से नेपाली, यम से मणिपुरी और कोंकणी। क्या मणिपुरी और कोंकणी भाषा। क्या कोंकणी भाषा, ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें यह हुआ कब था? 2003 में हुआ था। इसमें BDMS आपको बताए थे, ये भाषाएं जोड़ी गई। क्या क्या? बी से होता है बोडो, डी से होता है
डोंगरी, क्या डोंगरी, बोडो डोंगरी, संथाली, यम से बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली, क्या मैथिली और यश फॉर संथाली, ये भाषाएं जोड़ी गई। इसका मतलब हो गया कि भारतीय संविधान में पहले एक भाषा, फिर 3, फिर 4 भाषाएं जोड़कर टोटल 22 भाषाएं हो गई। आइए आपको हम और बता दें कि जो 9वीं अनुसूची है, आपको बहुत महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। 9वीं जोड़ी गई जो है, ये पहला संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। उस समय इसे बोला जाता है भूमि सुधार, क्या भूमि सुधार के नाम से जाना जाता है। ये 9वीं अनुसूची जो है संविधान में पहले संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद आपको बता दें जो 10वीं अनुसूची है, ये किससे संबंधित है, दल बदल से, क्या दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची पूछेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपको बताना है कि 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 1985, क्या 1985 के द्वारा ये दल बदल कानून जोड़ा गया। आपको हम दल बदल कानून पिछली क्लास में बता दिए हैं। आइए बताते हैं कि जो 11वीं अनुसूची है, क्या 11वीं अनुसूची जो है ये किसके द्वारा जोड़ी गई। आपको बता दें कि जो 11वीं अनुसूची है ये संविधान में 73वां संविधान संशोधन, क्या 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। आपको बता दें इसमें क्या बताया गया है, पंचायती राज के बारे में, क्या पंचायती राज के बारे में। ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर संपूर्ण जो अनुसूचियाँ हैं एक ही क्लास में एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत हम पूरा खत्म कर दे रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन अनुसूची से बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम समाहित और समग्र किए हैं। देखिए पंचायती राज से संबंधित है, ये लागू कब हुआ आपको बताना है। ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993, क्या 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसीलिए हम मनाते क्या हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस, क्या पंचायती राज दिवस। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं तो आपको बताना है 24 अप्रैल को, क्या 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि पंचायती राज दिवस जो मनाते हैं इसमें पंचायत में कितने विषय रखे गए हैं। आपको बताना है इसमें 29 विषय रखे गए हैं। कितने, 29 विषय। एक आर्टिकल है जिसमें पंचायतों को वर्णन किया गया, वो आर्टिकल है आर्टिकल 40। इसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होगा। क्या मित्रों, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये कैसे होगा, ये आर्टिकल नंबर 40। आपको बता दें आर्टिकल नंबर 40 जो है ये आता है संविधान के भाग 4 में अंतर्गत आता है, जिसमें 36 से लेकर 51 तक के सभी अनुच्छेद आते हैं। हम आपको धीरे धीरे अनुच्छेद को इस तरीके से बताएंगे कि आपके दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से इसकी समझ हो जाएगी। ठीक है, आपकी बेहतर समझ के लिए यहाँ पर हम इस चीज़ को लेके आएंगे। देखिएगा एक आर्टिकल है 243, क्या आर्टिकल 243 में ए से लेकर के ओ, क्या ए से लेकर के ओ तक यहाँ पर पंचायती राज के बारे में बताया गया। क्या पंचायती राज के बारे में बताया गया। पेपर वाला इसी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, बाकी इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिएगा उसके बाद पूछा जाता है कि जो 12वीं अनुसूची इसमें कितने विषय हैं। आपको बताना है जो 12वीं अनुसूची है इसमें आपको टोटल बताना है 18 विषय। कितने, 18 विषय हैं। ठीक है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। उसमें बताया गया इसमें जिक्र किया गया है बॉडीज यानी नगर पालिका, जो नगर निकाय है शहर के, उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, क्या 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993, इसमें क्या हुआ, जो 12वीं अनुसूची है ये इसमें जोड़ी गई। अब आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी स्लाइड से बनेंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं पूछा जाएगा। आइए बताते हैं कि जो दल बदल कानून है ये 10वीं अनुसूची, क्या 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। आइए इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बता दें कि पूछा है कि मत्स्य महाजनपद की कैपिटल यानी राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन विराटनगर, नेक्स्ट
वाराणसी, अगला चंपा, अगला गिरिवज्र। गिरिवज्र। तो आपको बताना है कि आखिर मत्स्य महाजनपद, आपको हम बता दें कि मौर्य काल में महाजनपद का उदय हुआ था। आपको हम बता दें जो महाजनपद है, टोटल इनकी संख्या, महाजनपद की टोटल संख्या कितने, 16 महाजनपद हुए। कितने मित्रों, 16 महाजनपद हुए। ठीक है, पेपर वाला पूछता है कि आखिर जो 16 महाजनपद हुए इसमें इसका वर्णन किस में किया गया है। तो आपको बताना है जो अंगुत्तर निकाय है, क्या, बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है बौद्ध धर्म, क्या, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें और जो जैन धर्म का, क्या, जो जैन धर्म का भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र जैन धर्म का है, उसमें महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। आप देखिएगा ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में महाजनपद के बारे में उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि जो महाजनपद है, कितने, 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा महाजनपद 8 जो हैं यूपी में हैं। यूपी में 8 सबसे ज़्यादा महाजनपद हैं। ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि पूछता है कि दक्षिण भारत में कौन सा ऐसा महाजनपद है जो एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित है। तो आपको बताना है कि एकमात्र जो दक्षिण भारत में, उसको बोलते हैं अस्मक, क्या, अस्मक। एकमात्र ये महाजनपद है, एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद जो ये कहाँ स्थित है, दक्षिण भारत में, क्या, दक्षिण भारत में। ये पूछता है, ये पेपर वाला पूछ चुका है कि दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद है। तो आपको बताना है जो अस्मक, इसकी राजधानी क्या है, इसकी जो राजधानी है ये क्या है, पोटली, क्या, पोटली या पोतिन, क्या, पोटली या पोतन, क्या, पोतन। ये पूछता है पेपर वाला। ठीक है, फिर आपको हम बता दें कि जो पहले इसका महाजनपद है, जैसे कुछ महाजनपद है, उस महाजनपद की राजधानी पेपर वाला पूछता है तो आपको हम बताते चलेंगे। लिखिएगा, पहला जैसे अंग जनपद, क्या, अंग जनपद, इसकी राजधानी क्या है, आपको बताना है कि चंपा, क्या मित्रों, चंपा अंग जनपद की क्या है, कैपिटल है। पूछ लेगा पेपर वाला कि जैसे सूरसेन, क्या, सूरसेन, सूरसेन, इसकी जो सूरसेन है इसकी राजधानी कहाँ है, तो आपको बताना है कि मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, जैसे कि आपको हम बता दें, पूछता है कभी कभी कंबोज, क्या, कंबोज, ये जो है कंबोज जो है इसकी राजधानी कहाँ है, क्या, कंबोज। तो आपको बताना है कंबोज की राजधानी जो है हाटक, हाटक, क्या, कंबोज की राजधानी जो है हाटक, ये कहाँ स्थित है, आपको बता दें ये स्थित है अफगानिस्तान। कहाँ पे, अफगानिस्तान मित्रों। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि तक्षशिला, क्या, तक्षशिला कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है तक्षशिला, तक्षशिला। ठीक है, ये तक्षशिला जो है ये गांधार जो है, गांधार, ठीक है, गांधार, जो गांधार महाजनपद है इसकी कैपिटल क्या है, तक्षशिला। कंबोज की कैपिटल क्या है, हटक। ये कहाँ स्थित है, तक्षशिला स्थित है आपका पाकिस्तान, क्या, पाकिस्तान के रावलपिंडी में तक्षशिला स्थित है। आपको बता दें ये दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि पेपर वाला पूछता है कि जो ऐसे महाजनपद बताइए जो भारत के बाहर स्थित हैं, तो कितने हैं, 2। ये कहाँ स्थित हैं, बाहर, भारत के बाहर स्थित कितने महाजनपद हैं, 2। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या आपको बता दें कि जो महाजनपद है, कुछ महाजनपद यहाँ पे हम आपको डिस्कस कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप पूछता है कि जैसे कुरु महाजनपद, क्या, एक महाजनपद है कुरु, क्या, कुरु, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है, आपको बताना है कि इंद्रप्रस्थ, क्या, इंद्रप्रस्थ। अगर मान लीजिए पूछ लिया कुरु की लोकेशन क्या है, तो आपको बताना है जो कुरुक्षेत्र है, क्या, आपको पता है कि कुरुक्षेत्र कहाँ पे है, ये हरियाणा में है, लेकिन जो इसकी राजधानी क्या है, ये इंद्रप्रस्थ है। पूछ लेगा पेपर वाला, पूछता है कि इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है, ये ओल्ड नेम किसका है, दिल्ली का ओल्ड नेम है, क्या, दिल्ली का पुराना नाम क्या है, आपको बताना है कि इंद्रप्रस्थ।
क्या, इंद्रप्रस्थ। आपको बता दें, पूछता है कि चेदी महाजनपद क्या है, एक महाजनपद है चेदी। तो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका मुख्यालय यानी इसका महाजनपद का जो मुख्यालय है वो स्थित है कहाँ पे, शक्तिमती। क्या, शक्तिमती। चेदी का क्या हो जाएगा मित्रों, शक्तिमती। शक्तिमती जो है चेद महाजनपद की राजधानी है। क्या, चेद महाजनपद की राजधानी जो है ये शक्तिमती है। ठीक है। उसके बाद कभी कभी मान लीजिए जो पूछता है पेपर वाला, वो कहता है कि उल्टा दे देता है, चंपा किसकी, चंपा महाजनपद कौन सा है, आपको बताना है अंग। फिर पूछेगा मथुरा का क्या है, आपको बताना है शूरसेन। फिर पूछेगा हौटक का क्या है, आपको बताना है कंबोज। उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि अवंती की राजधानी क्या है, अवंती। क्या, अवंती। आपको पूछ लेगा कि अवंती इसकी राजधानी क्या है, आपको बताना है अवंती की राजधानी क्या है। अवंती की राजधानी जो है ये उज्जैनी। क्या, उज्जैनी और महेश्मती। क्या, उज्जैनी और महेश्मती। क्या, महेश्मती। ये दो इसकी राजधानी है, उज्जैनी और महेश्मती। ठीक है। उज्जैनी कहाँ है, ये उत्तर भारत में है। ठीक है, उत्तर भारत में। ठीक है। उसके बाद इसका पूछेगा, ये पूछेगा दक्षिण अवंती, सॉरी दक्षिण अवंती। जब उत्तर अवंती की राजधानी पूछेगा तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है उज्जैनी। क्या, उज्जैनी। उसके बाद जब पूछेगा कि दक्षिण उज्जैनी की राजधानी क्या होगा, तो आपको बताना है दक्षिण अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैनी। क्या, उज्जैनी। इतने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम आप सबको इसी स्लाइड में करा दिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय उद्यान से पेपर में एक न एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। देखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम और राजस्थान, इनसे कहाँ स्थित है। आपको बता दें जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है गुजरात राज्य में। क्या, गुजरात राज्य में। पूछता है कि आखिर ये किसके लिए फेमस है, तो आपको बताना है जो एशियाटिक लायन है। क्या, एशियाटिक जो लायन है इसके लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पूछता है आखिर नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। क्या, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता दें कि जो नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है गुजरात में। उत्तर प्रदेश में दो राष्ट्रीय उद्यान है। पहला पूछता है कि नरौरा कहाँ पे है। क्या, नरौरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। क्या, नरौरा जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि जो यूपी है यहाँ पर नरौरा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर पूछ लेगा कभी कभी कि आखिर दुधवा नेशनल पार्क। क्या, यूपी का जो पहला नेशनल पार्क है ये है दुधवा नेशनल पार्क। क्या, दुधवा नेशनल पार्क। ये जो है दुधवा नेशनल पार्क यूपी का पहला नेशनल पार्क है, सबसे पुराना पहला नेशनल पार्क ये जो है यूपी में स्थित है। असम के कुछ आपको बता दें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, ये 7 इनकी संख्या है, ये कहाँ पे है, असम में। जैसे आपको बताएं रायमोना। क्या, रायमोना नेशनल पार्क। और पूछेगा डिब्रूगढ़। क्या, डिब्रूगढ़, रायमोना, डिब्रूगढ़, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी ओरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। क्या, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये सब जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आपको बता दें ये सभी नेशनल पार्क असम के नेशनल पार्क हैं। ये सभी नेशनल पार्क पेपर में पूछे जाते हैं। असम का जो पहला नेशनल पार्क है वो काजीरंगा, पेपर वाला कभी कभी पूछ लेता है। क्या, काजीरंगा। क्या, काजीरंगा, मानस। क्या, काजीरंगा के बाद एक हो गया मानस। ये टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए। पूछता है कि आखिर काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है, तो आपको बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गैंडों के लिए फेमस है। किसके, एक सींग वाले गैंडों के लिए।
पेपर वाला पूछता है कि एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो आपको बताना है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। ठीक है, आपको बता दें कि जो राजस्थान है इसमें कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। आप देखिएगा जो उद्यान है इसका पहला घाना नेशनल पार्क, क्या घाना, भरतपुर, केवलादेव ये जो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ पे हैं, ये जो है आपके राजस्थान में है। आपको कुछ और नेशनल पार्क के बारे में हम बताते हैं, जैसे आप देखिएगा कान्हा किसली, क्या है कान्हा किसली, ये कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। आपको पता होगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट, क्योंकि यहाँ टाइगरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अभी कुछ दिन पहले नामीबिया से यहाँ चीते आए, कहाँ पे आए हैं, कूनो नेशनल पार्क में। क्या, यहाँ पे पहला नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क। यहाँ पे कहाँ से चीते आए हैं, नामीबिया से। ये नामीबिया कहाँ पे है, ये नामीबिया जो है ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से यहाँ पर जो चीते लाए गए हैं, 7 चीते टोटल लाए गए हैं। ठीक है, आपको बता दें कूनो नेशनल पार्क। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है आपको नमेरी ओरंग, तो यहाँ हो गया कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कान्हा किसली ये भी यहाँ पे उपस्थित है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। कान्हा किसली ये जो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ पे उपस्थित हैं, ये सब मध्य प्रदेश में उपस्थित हैं। ठीक है, और आपको कुछ हम बता दें, जैसा कि आप जान लीजिएगा कि पूछता है कभी कभी संजय गांधी नेशनल पार्क, क्या संजय गांधी नेशनल पार्क। आपको बताना है ये कहाँ पर है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता दें, आपको मारना है ये महाराष्ट्र यानी मुंबई, या इसी का पुराना नाम है बोरीवली, क्या बोरीवली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, आपको बता देना है महाराष्ट्र में। और पूछता है कि आखिर संजय गांधी के साथ साथ इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है। इंदिरा गांधी जो नेशनल पार्क है ये आपका पड़ता है कहाँ पे, तमिलनाडु। कहाँ, तमिलनाडु में पड़ता है। पूछता है कभी कभी पेपर वाला यानी राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आपको पिन करके कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद कुछ और नेशनल पार्क हैं, जैसे महाराष्ट्र में पेंच नेशनल पार्क है, क्या पेंच नेशनल पार्क, तंसा, अंसा, ये सब नेशनल पार्क जो हैं हम धीरे धीरे सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं आपको इसी क्लास में हम कराते जाएंगे। आप लोग याद करते जाइएगा, लर्न करते जाइएगा, देखते जाइएगा, यहाँ पर हम आपको धीरे धीरे सब सिखा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ, तो पहला ऑप्शन इसका है 1885, दूसरा है 1886, अगला 88 और 96। ठीक है, देखिएगा आप लोग निराश मत होइएगा, हम यहाँ जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं, या तो जो क्वेश्चन इसके आधार पर बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यह क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में हाल फिलहाल में पूछा गया था, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था। आपको बता दें जो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, क्या 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसमें अब बता दें कि इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था, पूछता है पेपर वाला। आपको बताना है कि गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय, क्या गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय ये कहाँ पे है, गोकुल तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय है, महाविद्यालय है, ये स्थित है बम्बई में। कहाँ, बम्बई में स्थित है। यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय वायसराय कौन था, आपको बताना है कि उस समय जो वायसराय था वो था डफरिन, क्या डफरिन। ठीक है, उस समय वायसराय था डफरिन। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी इसका पहला अधिवेशन 1885 को हुआ था। 1885 में इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसकी पहली जो अध्यक्षता हुई थी WC बनर्जी के द्वारा, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। आपको बताना है W फॉर व्योमेश चंद्र, क्या
व्योमेश चंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर वाला फंसाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। WC बनर्जी जो इसके अध्यक्ष थे वो कहाँ पे थे? इसकी अध्यक्षता मुंबई में यानी मुंबई में हुई थी। पहली अध्यक्षता इसकी WC बनर्जी के द्वारा मुंबई में किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग मुंबई कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा। और इसका पूछता है कि जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है ये कहाँ पे हुआ था? दूसरा अधिवेशन 1886। क्या 1886 को हुआ था? 1886 को बंबई के बाद दूसरा अधिवेशन इसका कलकत्ता में हुआ। क्या कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ? यह किसके द्वारा किया गया था? ये था दादा भाई नौरोजी। क्या दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। ये पूछता है कि पहले पार्सियन कौन है? आपको बताना है जो पहले पार्सियन है अध्यक्ष हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। पूछता है कांग्रेस का अगला अधिवेशन कब हुआ है? आपको बताना है कि कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1886 को हुआ। अगर 1886 के बाद सीधा बताना है आपको 1885, 86, अगला होता है 87 को। क्या 87 को कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है। पूछता है कि आखिर इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता जो है 1887 वाले की क्या कौन किया? जॉर्ज यूले। क्या जॉर्ज यूले। आपको बता दें कि जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं इन सभी अधिवेशनों को अच्छी तरीके से यहाँ पर एक ही क्लास में सबका सब समराइज करने की कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो सभी अधिवेशन हम आप लोगों के बीच में बताते चलेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको बता दें जो 1887 का है ये मद्रास में हुआ था, 88 वाला फिर आकर के कोलकाता में हुआ। इसी तरीके से जो भी है देखिए, पहला आपका मुंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ। कहाँ पे? मद्रास में हुआ। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन है ये मद्रास में हुआ। ठीक है, चौथा अधिवेशन आपको बता देंगे फिर से मुंबई में वापस हो जाएगा। देखिएगा, क्योंकि उस समय मुंबई क्या था? कांग्रेस का हब ही था। ठीक है, जो 87 में हुआ था इसकी जो अध्यक्षता हुई थी ये बदरुद्दीन तैयबजी। क्या बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा कांग्रेस की 1887 का तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। पेपर वाला पूछता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष, क्या पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, आपको बता दें जो अगली वाली अध्यक्षता यानी 1888 में हुई ये जॉर्ज यूले जी के द्वारा। क्या जॉर्ज यूले जो कि एक अंग्रेज था उसके द्वारा हुआ। इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद में। कहाँ पे? ये आपका जो इलाहाबाद है इसका अब नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। क्या भाइयों? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले। पेपर वाला पूछता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये फर्स्ट क्या थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उन सभी अधिवेशनों को हम यहाँ पर एक ही क्लास में समाहित करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, अगला अधिवेशन 1886 को जॉर्ज यूले जी के द्वारा इलाहाबाद में किया गया। ठीक है, एक पूछता है 1896 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? पेपर में पूछता है 1911 वाला कहाँ हुआ था, फिर पूछता है 1924 वाला कहाँ पे हुआ था। ठीक है, जो भी यहाँ पे बन रहे हैं आपको बता दें 1896 वाला ये कलकत्ता में हुआ। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन। ये किसके द्वारा किया गया? रहमतुल्लाह सयानी। क्या रहमतुल्लाह जो सयानी जी हैं इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आपको बता दें कि यहाँ पर पहली बार वंदे भारत यानी वंदे मातरम गाया गया। क्या वंदे मातरम गाया गया? ठीक है, पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया? तो आपको बताना है कि जो 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है यहाँ पर पहली बार वंदे गया। ठीक है, पूछता है पेपर वाला 1911। हम ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को कराते रहेंगे। आप लोग
हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिएगा। हम आपको एक अच्छे मुकाम पे लेके पहुंचेंगे। जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम रियल में कहीं जीएस की क्लास करके आए हुए हैं। देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। आप लोग एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा कि हम जो कुछ भी आपको यहाँ पर करा रहे हैं, आप इसे नोट डाउन करके डेली बेसिस पे रिवीजन जरूर करिएगा। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त का प्रकार नहीं है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और स्टेपीज। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? स्टेपीज। क्यों? क्योंकि ये जो है कान की सबसे छोटी हड्डी है। क्या? कान की सबसे छोटी हड्डी। पूरे मानव शरीर की जो है ये सबसे छोटी हड्डी है। क्या? सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है ये स्टेपीज पाई कहाँ जाती है? कान के अंतर्गत। रक्त के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको हम बताते चलते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा। ब्लड का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.4। ठीक है, ब्लड का पीएच मान 7.4। ब्लड हमारे शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर होता है। हमारे जो शरीर का भार है, भार का 7% तक ब्लड होता है। कितने परसेंट तक? 7%। औसतन भार का 7% ब्लड होता है। पूछता है कि ब्लड संचरण जो होता है यानी रक्त परिसंचरण, इसकी खोज किसने किया? क्या? रक्त परिसंचरण, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया है? तो आपको बताना है जो विलियम हार्वे जी हैं, विलियम हार्वे जी के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन की खोज किया गया है। पूछता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसके क्या किया गया है? यानी रक्त समूह की खोज। तो आपको बताना है रक्त समूह की जो खोज है ये किया गया है विलियम कार्ड लैंड स्टीनर। क्या? कार्ड लैंड स्टीनर, इनके द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज किया गया है। ये बताए थे कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए, बी और ए बी या तो ओ। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो ब्लड ग्रुप है इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्वदाता। क्या? सर्वदाता। एक होता है सर्वग्राही। इन दोनों को आपको हम बता दे रहे हैं। जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है इसमें आता है ओ निगेटिव और सर्वग्राही में ए बी पॉजिटिव। लेकिन कहीं कहीं केवल ए बी लिखा रहता है, आप लोग इसे सही करेंगे अन्यथा इसको करेंगे, नहीं तो कहीं कहीं ओनली ओ लिखा रहता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर ये हो गए। और पूछता है कि ब्लड के बारे में आप लोग बताएंगे इसके कितने टाइप होते हैं। रक्त में 2 पदार्थ होते हैं। क्या? 2 पदार्थ होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड का पहला टाइप होता है। ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक है प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है, और दूसरा पाया जाता है रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। इसमें होता क्या है? प्लाज्मा 50 से 60 के नियर अबाउट होता है। ठीक है, उसके बाद जो बिंबाणु होता है ये 40 से 50 के नियर अबाउट इसका परसेंटेज होता है। प्लाज्मा में आपको बता दें कि 90% वाटर होता है। क्या? 90% वाटर होता है। जो रक्त बिंबाणु होते हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं। क्या? 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पल्स, ये है वाइट ब्लड कॉर्पल्स, ये इसको बोलते हैं रेड ब्लड। पेपर में इसकी फुल फॉर्म पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कॉर्पल्स, कॉर्पल्स। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान लें। इसका होता है डब्ल्यू फॉर वाइट ब्लड, वाइट ब्लड कॉर्पस। ठीक है, पेपर में पूछता है कि आखिर आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी की जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। ठीक है, इतने दिन का। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स का कार्यकाल होता है ये होता है 8 से 10 दिन का कार्यकाल। ठीक है, ये इतने दिन तक जीवित रहता है। आरबीसी के बारे में पूछता है, इसका और नाम क्या है आपको बताना, एरिथ्रोसाइट। क्या? एरिथ्रोसाइट। ये जो होता है एरिथ्रोसाइट ये आरबीसी का नाम होता है। और इसका केमिकल नेम क्या होता है डब्ल्यूबीसी का? आपको बताना है ल्यूकोसाइट्स। क्या? ल्यूकोसाइट्स,
ल्यूकोसाइट, ये क्या नाम है इसका। और इसका पूछता है प्लेटलेट्स का, आपको बताना है थ्रोम्बोसाइट, क्या थ्रोम्बोसाइट, ये किसका नाम है, ये है प्लेटलेट्स का नाम। ठीक है, ये पूछता क्या है, पूछता है पेपर वाला कि बताइएगा आरबीसी यानी इसका कब्रगाह क्या है। आपको बताना है स्प्लीन, क्या स्प्लीन इसका कब्रगाह है, क्या स्प्लीन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, स्प्लीन जो है, स्प्लीन ये इसका कब्रगाह है। ठीक है, स्प्लीन। उसके बाद पूछता है कि आरबीसी की जो अधिकता होती है क्या बोलते हैं। ब्लड में अगर आरबीसी ज़्यादा हो गया, क्या आरबीसी ज़्यादा हो गया तो इसी के बोलते हैं हम क्या, एनीमिया। क्या मित्रों, एनीमिया ही इसे, अगर आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो उसे एनीमिया बोलते हैं। जब हमारी डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी जो ज़्यादा हो जाएगी इसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, क्या ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का एक नाम क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लड कैंसर, क्या ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को ही बोलते हैं कि ल्यूकेमिया, क्या ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। आप लोग देखिएगा, विजिबिलिटीज ना होगा आप लोग बता दीजिएगा। प्लेटलेट्स की अधिकता को बोलते हैं, प्लेटलेट जब बढ़ता है शरीर के अंदर उसको बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिन, क्या थ्रोम्बोब्लास्टिन, थ्रोम्बोब्लास्टिन, ब्लास्टिन। ये क्या होता है, ये होता है प्लेटलेट्स की अधिकता। जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, इनकी जब शरीर के अंदर मात्रा अधिक हो जाती है उसे बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिन। ठीक है, आरबीसी के बारे में इतना था, जो भी था हम आपको बता दिए हैं। और पेपर वाला अगर कभी पूछ भी लेता है आरबीसी के बारे में तो आपको बता देना है, जो आरबीसी होती है ये संख्या के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा क्या होती है शरीर के अंदर, आरबीसी। उसके बाद प्लेटलेट्स, क्या प्लेटलेट्स होता है। उसके बाद क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, लेकिन जब आकार की बात आएगी, आकार की बात आएगी तो आकार के अकॉर्डिंग आपको क्या मारना है सबसे बड़ा आकार डब्ल्यूबीसी का, फिर होता है प्लेटलेट्स का, फिर होता है जो होता है ये, उसके बाद आरबीसी। यानी आरबीसी का आकार सबसे ज़्यादा, सबसे कम, और संख्या में मिलियंस में इसका संख्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आपसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं। देखिएगा, पूछता है कि अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। आपको बताना है जो आर्टिकल नंबर 32 है इसमें संवैधानिक अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 24 के बारे में आपको हम बता दें, जो अनुच्छेद 24 है इसमें बताया गया है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं इन्हें कारखानों में कार्य नहीं करा सकते, क्या इन्हें कारखानों में हम कार्य नहीं करा सकते। ठीक है, और इनको हम शिक्षा देंगे, क्या यहाँ पर शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, और बोलता क्या है, जैसे आपको हम कुछ अनुच्छेद बताते हैं, जैसे अनुच्छेद पूछता है कभी कभी 50 क्या होता है। 50 यानी 50-50, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलगाव बात किया गया है। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका न्यायपालिका का जो पृथक्करण है, यानी दोनों की जो शक्तियां हैं ये दोनों अलग अलग हैं, क्या अलग अलग है। ठीक है, इनका पृथक्करण के बारे में बताया गया है। और आपको कुछ अनुच्छेद बता देते हैं, जो अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी इसमें आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि आप अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर जैसे आपको 22 बता दिए, आपको बताते हैं आर्टिकल नंबर 76। इसमें बताया गया है जो महान्यायवादी यानी जो भारत सरकार का, ये महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, क्या भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील जो है यही होते हैं। ठीक है, सबसे वरिष्ठतम वकील जो होते हैं ये महान्यायवादी होते हैं। इस समय आपके महान्यायवादी कौन है ये लोग आपको पता होगा, जो मुर्मू जी हैं यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू ये आपके महान्यायवादी हैं। ठीक है, उसके बाद पूछता है इसी तरीके से जो आर्टिकल नंबर 148, क्या आर्टिकल नंबर 148 है, ये 148 ये भारत सरकार के अलावा जो राज्य का सरकार होता है, यानी इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, क्या एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता
महाधिवक्ता, इसको हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता। ये किसके बारे में बताया गया है? जो राज्य सरकार का ये सबसे बड़ा वकील होता है। क्या? राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील, राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। इसके बारे में आर्टिकल 148 में चर्चा किया गया है। ठीक है, इसी के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं यहाँ पे हम आपको धीरे धीरे सब बताते चलेंगे। देखिएगा, आया है क्वेश्चन, क्या भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? अब यहाँ पे आपको जितनी भी सीमाएं हैं हम सभी सीमाओं को यहाँ पे दिखाते हैं। देखिएगा, हम मैप के थ्रू इस जानकारी को आपसे बताने का प्रयास करते हैं। ये भारत का मैप है, आप लोग देखिएगा। इस मैप में हम सभी समुद्र सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो भारत से समुद्र से सीमा लगती है, ये पहला राज्य गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, ये छोटा सा राज्य है, कर्नाटक, केरल, ये 6वां तमिलनाडु, ये 7 नंबर पे आंध्र प्रदेश, ये 8 पे उड़ीसा और ये 9 पे वेस्ट बंगाल। यानी 9 राज्यों की सीमा जो है, ये 9 राज्यों की सीमा ये आपकी समुद्री सीमा हो गई। क्या? समुद्री सीमा हो गई। ठीक, समुद्री सीमा भारत के 9 राज्यों से लगती है, ये 9 राज्य से। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि इसमें क्या पूछता है कि भारत की आखिर कुल सीमा की लंबाई कितनी है। देखिएगा, जो भारत की कुल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, ये टोटल सीमा है। क्या? कुल सीमा जो है, पूरा सीमा जो है ये है 15,200। पूछता है कि आखिर समुद्री सीमा कितना है, तो आपको बताना है जो 7516 मीटर है, सॉरी 7561 मीटर है, ये पूरा समुद्री सीमा है। क्या? 7561 मीटर ये टोटल समुद्री सीमा है। क्या? 7561 मीटर ये पूरा यानी टोटल पूरा समुद्री सीमा। ठीक है, पूछेगा यानी समुद्री सीमा कितनी है, तो आपको बताना है 5516 किलोमीटर। ठीक है, इतना किलोमीटर ये समुद्री सीमा है। फिर पूछेगा पेपर वाला आपसे आखिर केवल समुद्री सीमा कितनी है, तो आपको बताना है 6100 किलोमीटर, ये तटीय सीमा है। क्या? तटीय सीमा। जब आपसे पूरा पूछेगा यानी द्वीप, ये जो भारत के हो ही गए, उसके साथ साथ जो लक्षद्वीप है, उसके बाद ये अंडमान निकोद्वीप है, अंडमान निकोबार, इससे मिलाकर कितना होगा इसका 7561 टोटल होगा। लेकिन आपसे पूछेगा केवल मुख्य भूमि की तटीय सीमा, तो आपको बताना है ये कितना है 6100 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें क्या पूछता है, ये पूछता है कि जो इसकी तटीय सीमा है इसको क्या बोलते हैं। गुजरात वाले जो तटीय सीमा है इसे क्या बोलते हैं। जैसे आपको बता दें कि यहाँ जो आपको दिख रहा है ये मालाबार तट है। क्या? ये इस तट, केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार। क्या? मालाबार, ये केरल के तट को बोलते हैं कि मालाबार। उसी तरीके से पेपर में पूछता है क्या, ये तमिलनाडु का तट क्या है, इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोरोमंडल। क्या? कोरोमंडल, ये तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र जो है उसे कोरोमंडल कहा जाता है। फिर पूछता है आंध्र वाला, इसको बोलना है उत्तरी सरकार तट। क्या? उत्तरी सरकार तट। तो पेपर में पूछेगा उत्तरी सरकार तट कहाँ है, तो आपको बताना है जो आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं? उत्कल तट। क्या? उत्कल, क्योंकि उत्कल मतलब उड़ीसा होता है। जब ये बंगाल की जो सीमा है इस तट को क्या बोलते हैं, आपको बताना है वैगा। क्या? वैगा तट जो है ये बंगाल का तट है। फिर पूछता है आखिर ये कोंकण तट कहाँ पे है, तो आपको बताना है जो महाराष्ट्र, गोवा, गोवा में क्या है? कोंकण तट। क्या? कोंकण तट, ये कहाँ पे है? गोवा में। ठीक है, पूछता है कि जो ये गुजरात का है, आपको बताना है कि जो काठियावाड़ तट है। क्या? काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, आपको बताना है कि ये महाराष्ट्र के तट को बोलते हैं। फिर बोले या कच्छ के, यानी कच्छ की जो तट है इसको बोलते हैं क्या? ये गुजरात में स्थित है। इतने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन और बनेंगे, जैसे आपको बता दें कि यहाँ की समुद्री सीमा, हम लोग यहाँ से एक समुद्री सीमा होती है 12 किलोमीटर की, अगली होती है ये होती है प्रादेशिक, यहाँ हम लोग अपना जहाज वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। इसके बाद कितना होती है, अगला जो होता है संलग्न क्षेत्र, ये प्रादेशिक हो गया। क्या हो गया? प्रादेशिक क्षेत्र की लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर हो गया। जब पूछेगा आपको संलग्न क्षेत्र, क्या? संलग्न क्षेत्र, आपको बताना है 24 किलोमीटर। क्या? 24 किलोमीटर। फिर पूछता है एक होता है 240 किलोमीटर। क्या? 240 किलोमीटर, ये होता है आर्थिक अनन्य क्षेत्र। क्या? अनन्य क्षेत्र,
इसको अनन्य क्षेत्र बोलने का सेंस ये है कि यहाँ पर हम अपने रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च के साथ साथ जैसे अपने हम परमाणु घर, ये सब यहाँ पे हम मान लीजिए जब अपनी नौकाएं हैं, यहाँ तक अपना भारत का समुद्री क्षेत्र है। ठीक है, भारत के समुद्र से सटा हुआ सबसे ज़्यादा सबसे पास का जो कंट्री है ये है श्रीलंका। क्या? श्रीलंका, ये सबसे पास का कंट्री है। आपको बता दें जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका यहाँ पे ये पुल है, इसको बोलते हैं आदम का पुल। क्या? आदम का पुल। आदम का जो पुल है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, उसके साथ आपको कुछ हम और बता दें कि जो भारत है इसकी जो सीमाएं हैं ये पाकिस्तान के साथ भी लगती हैं। ये पाकिस्तान के साथ साथ ऊपर क्या है? अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है। 2 हो गया। तीसरी चाइना के साथ लगती है, फिर भूटान के साथ लगता है, फिर म्यांमार के साथ लगता है, उसके बाद ये बांग्लादेश, यानी कुछ 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। 1 2 3 4 5 6 एक नेपाल, यानी 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। ठीक है, आपको हम कुछ और बता दें, जैसा कि पेपर में पूछा जाएगा कभी कभी भारत का पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पूछता है उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। तो उत्तरी दक्षिणी ये सभी बिंदु के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। देखिएगा जो भारत का उत्तरी बिंदु है, क्या? जो भारत का उत्तरी बिंदु है ये है, इसका नाम है इंदिरा कौल। क्या? इंदिरा कौल भारत का उत्तरी बिंदु है, ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु जब पूछेगा, मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु, तो आपको बताना है केप केमोरिन। क्या? केप केमोरिन, ये मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक, जब पूछेगा इसका पूर्वी बिंदु कहाँ पे है, तो आपको बताना है किबिथु। क्या? किबिथु इसका पूर्वी बिंदु है, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश में इसका पूर्वी बिंदु है। पूछेगा इसका पश्चिमी बिंदु, आपको बताना है सर क्रीक, गुजरात में स्थित है। क्या नाम है? उसका नाम है गौर माता। क्या मित्रों? गौर माता। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन बने एक मुख्य भूमिका, तो आपको बताना है ये मुख्य भूमिका है। मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु। क्या? दक्षिणी बिंदु, तो आपको बताना है ये। जब पूछेगा भारत का दक्षिणी बिंदु, तो आपको बताना है ये है भारत का दक्षिणी बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कभी पूछता है कि ये कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है ये स्थित है ग्रेट निकोबार में। क्या? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आगे क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है। क्या? आपका अगला क्वेश्चन है, भी आपको दिखा दें। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाकू से काटा जाने वाला, इसका आंसर क्या होगा? भारत के जो राज्य हैं इसका आंसर होगा, आपको बता दें कि 9 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन है चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? तो आपको बताना है जो धातु है चाकू से काटी जाने वाली, यानी सबसे मुलायम धातु जो है वो है सोडियम। क्या मित्रों? सोडियम सबसे मुलायम धातु है। हीलियम ये क्या है? अक्रिय गैस, इसका प्रतीक चिन्ह He है। सोडियम का कभी पूछता है प्रतीक चिन्ह, आपको बताना है Na। पोटेशियम का K, लिथियम का Li, ये इसके प्रतीक चिन्ह है, आपको इसे याद रखना है। पूछता है सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी है, तो आपको बताना है कि जो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि आखिर अक्रिय गैसों में सबसे हल्की कौन सी है, तो आपको बताना है कि हीलियम। क्या? हीलियम। फिर पूछता है कि पेपर वाला कि आखिर सब चाकू से काटा जाने वाला कौन सा है, तो सोडियम, यानी ये सबसे मुलायम भी होगा तभी चाकू से कट जाएगा। इसी के लिए आपको बताना है जो सबसे मुलायम धातु होगी वो होगी आपका सोडियम। ठीक है, इसी तरीके से आपको हम बता दें कि ओस्मियम सबसे भारी धातु। क्या? जब सबसे हल्की धातु आप पढ़ लिए तो यहाँ पढ़ लेंगे सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आपको बताना है जो सबसे भारी धातु है वो कौन सी है? ओस्मियम। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ओस्मियम। क्या? ओस्मियम। यही पेपर में पूछता है।
क्रोमियम सबसे भारी धातु है। पूछता है कभी कभी स्ट्रेंजर गैस क्या नाम है, इसका नाम है ज़ेनान। क्या? ज़ेनान हमारी क्या है? अजनबी गैस। क्या? अजनबी गैस। पूछता है कि स्ट्रेंजर गैस कौन सी है, आपको मानना है कि ज़ेनान। ठीक है। पूछेगा कभी कभी आखिर ये किस ब्लॉक में आता है, तो आपको बताना है सोडियम जो है ये आता है यस ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक है, यस ब्लॉक। इसी तरीके से हम धीरे धीरे आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताते रहेंगे, आप लोग इसे पढ़ते जाइएगा, एक समय आएगा आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। जल दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? क्या जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 3 मार्च, 8 मार्च और 24 मार्च। तो आपको बता दें 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। क्या? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या? ये एक ही जगह सब नोट डाउन करिएगा आप लोग, क्योंकि ये एक जैसे आपको हम याद कराएंगे, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। फिर मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। क्या? जैव विविधता दिवस, ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि जो 24 मार्च है यहाँ मनाया जाता है टीबी दिवस। क्या? टीबी दिवस यानी क्षय रोग दिवस, ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है। ये मार्च के इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण दिवस है हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। जो महत्वपूर्ण दिवस मार्च में हैं पूरे तरीके से पूछे जाते हैं पेपर में, आपको हम बता दिए। कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। क्या? जैसे आपको पूछ लेगा 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि विश्व वन्यजीव दिवस। क्या? विश्व वन्यजीव दिवस। वन्यजीव दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 3 मार्च को। फिर पूछता है पेपर वाला कि आखिर एक आपको बताए थे हम, याद है 13 फरवरी क्या मनाए थे? 13 फरवरी को मनाए थे राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। आपको बता दें कि मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। पूछता है कि आखिर 20 मार्च, ये पेपर में पूछा गया है कि खुशहाली दिवस कब मनाते हैं, तो आपको बताना है कि जो खुशहाली डे है ये मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है। क्या? 20 मार्च को खुशहाली दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और पूछता है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आपको हम राष्ट्रीय महिला दिवस बताए हैं कब मनाया? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। आप लोग मित्रों ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें जो हम एक जगह बता रहे हैं सभी डेज परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आइएगा आपको कुछ और क्वेश्चन, बस यहीं तक क्वेश्चन थे आपके सभी। ठीक है। ये जो कुछ आपको एक इसके बारे में एक हल्का से झलक आप लोग देख लीजिएगा, बता दे रहे हैं, फिर इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको अगली क्लास में बताएंगे। देखिएगा ये 0 डिग्री क्या है? आपकी इक्वेटर। क्या? जितने भी ग्लोब पर ये आपको ये क्षैतिज रेखाएं दिख रही हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अक्षांश। क्या? अक्षांश। अक्षांश कैसी रेखाएं होती है? ये आपकी क्षैतिज रेखाएं होती हैं। क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री जो इसकी अक्षांश रेखा, इसे बोलते क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या? विषुवत रेखा। पेपर में पूछता है कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, आपको बताना है विषुवत रेखा। फिर पूछता है कि आखिर अक्षांश की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है ये संख्या में 180, 90 तो इधर है और इसके 90 नीचे है, लेकिन एक जो 0 डिग्री वाला है इसे मिलाकर 181 अक्षांश की संख्या होगी। जो 23.5 डिग्री ये नॉर्थ है। क्या? ये 23.5 डिग्री साउथ में है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो 23.5 डिग्री इसे बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 डिग्री साउथ में है, इसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या? मकर रेखा। ठीक है। इसके ऊपर आइएगा 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। ये टॉपिक ऑफ कैंसर। क्या?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जो है नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद पूछता क्या है कि जो मकर रेखा है, ये मकर रेखा इसके जस्ट नीचे यानी 66.5 डिग्री, क्या 66 डिग्री, ये क्या है अंटार्कटिक सर्कल, क्या अंटार्कटिक सर्कल कितने पे है 66.5 डिग्री पे, ठीक है। इसी तरह से ऊपर आपको बोलेगा 66.5 डिग्री ऊपर जो है यानी नॉर्थ में कौन सा सर्कल है, आर्कटिक सर्कल, यानी जो आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री ऊपर है और जो अंटार्कटिक सर्कल है ये 66.5 डिग्री नीचे है, ठीक है। 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री जो ऊपर है उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो 23.5 डिग्री ऊपर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23.5 डिग्री नीचे है, ठीक है। आपको कुछ और चीजें बता दें, पूछता है कि यानी जो खड़ी रेखाएं हैं इनकी संख्या क्या है। आपको बता दें जो इसमें ग्लोब पे दिख रहा है जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं, क्या देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, ये टोटल एक बिंदु से निकल रही है, इसका मतलब 1 पॉइंट पे कितनी रेखाएं होती हैं, 1 पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनता है, इसका मतलब इसमें टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 360 डिग्री, ठीक है 360 डिग्री, यानी 360 रेखाएं पूरा है, क्या ये इनकी संख्या 360। ये देखिए ये 1 2 ऐसे करके कई रेखाएं खींची गई है, ठीक है। आपको बता दें कि इनकी जो ये देखिए जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होके जा रही है, ये जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा जब ध्रुवों से यानी ध्रुवों से हम इसकी तरफ आते हैं, क्या विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो इनकी डिस्टेंस क्या होती है, देखिए बढ़ती जा रही है, क्या बढ़ती जा रही है। जब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो देखिए ये डिस्टेंस क्या होता है धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका मतलब जब भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसकी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी होती जाती है। इसी के साथ हम अपनी क्लास का समापन करते हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।